नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके प्रज्ञा पथ एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हमने मैप को, इंडिया के मैप को बनाना सीखा और उसके बाद हमने उसका प्रादेशिक विभाजन किया। मित्रों, हमने बताया था कि अधिक से अधिक आप मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और उसके प्रदेशों को अच्छे से बनाना सीख लेंगे तो भारत के सभी राज्यों को कौन से कहाँ हैं इसको जान करके और एक आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप होगा, तब आप उसकी स्टडी अच्छे से कर सकेंगे। तो आज हम जो है भारत की स्थिति यानी उसकी ग्लोब पर अवस्थिति क्या है, वह किन अक्षांशों के अंतर्गत स्थित है, उसके आसपास महासागर कौन से हैं, कौन कौन से पासेस, क्या क्या चीजें हैं उसके आसपास, उन सब चीजों को हम देखेंगे और उनकी स्थिति और विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। ये जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस भारत को हम पढ़ने जा रहे हैं उस भारत के विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो स्थिति में है कहां, उसकी स्थिति कहां है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक अर्थ बना देते हैं। यह आपकी अर्थ हो गई। और मैंने आपको बताया था, पहले क्लास में ही बताया था कि इक्वेटर है। इक्वेटर एक ऐसा सर्कल होता है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और ये होता है सदर्न हेमिस्फेयर। ये अर्ध गोलार्धों में बटा होता है। और फिर मैंने आपको कुछ अक्षांशों के बारे में और बताया था जो स्पेशल अक्षांश हैं, खास अक्षांश हैं। उनमें एक था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये था कर्क रेखा और ये थी मकर रेखा। हमने आपको इन दोनों रेखाओं के बारे में पढ़ाया था। अब अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो ये मकर रेखा जो देख रहे हैं आप, जो कि भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, उसी पर भारत स्थित है। करीब आधा इधर और आधा उधर, यानी कहने मतलब जो आप गुजरात देखते हैं ना, गुजरात इसी लाइन पर स्थित है। उसके बाद ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग हो गया, ये हमारा 7 सिस्टर्स हो गई और ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। ऐसे भारत कुछ इस तरीके से इस गोलार्ध में स्थित है। इसके इधर आप जानते हैं ये अरब वाला हो गया, ये आपका पूरा आपका रशिया वाला एरिया हो गया, ये आपका इंग्लैंड हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम हो गया। उसके उधर अमेरिका वहां होंगे। फिर ये जो है इधर आपका अफ्रीका जैसा कि है, जानते हैं। इस तरह से आप भारत की स्थिति आप समझ सकते हैं। हिंद महासागर है ये और यहां पर भारत स्थित है। चलिए अब भारत को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो भारत, ये देखिए ये एक्सिस थी अर्थ की, और हमने बोला था कि अक्षांश ऐसे जा रहे होते हैं, और भी अक्षांश है और भी हैं। अक्षांश तो नहीं है, आप जानते ही हैं। मैंने आपको प्रमुख अक्षांशों के बारे में पहले बता रखा है, ये देखिए। लेकिन देशांतर जो होते हैं उनको भी जान लीजिए। भारत के अंदर से भी एक देशांतर निकलते हैं जो पोल टू पोल जाते हैं। इनको आपको जानना जरूरी है, तभी आप उसके बाद स्टडी इंडिया कर पाएंगे। तो अभी देखिए, हमने आपको दिखाया कि देखिए ये जो जगह आपको दिखाया मैंने, ये इन्हीं अक्षांशों के बीच भारत स्थित है और इन्हीं देशांतरों के बीच भारत स्थित है। तो आपको जो है हम किन देशांतरों और किन अक्षांशों के बीच में वो स्थित है वो आप समझ जाएंगे। ठीक, किन अक्षांशों और किन देशांतरों के बीच में भारत स्थित है उसको आपको पढ़ना है और उसके आसपास की चीजों को समझना है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैप से। इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इंडिया का मैप बनाया पहले की तरह हमेशा जैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा गुजरात, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इसको ऐसे कर लिया, गोदावरी का डेल्टा हो गया।
यहां से हम आए ऐसे, कुछ हद तक ऐसे मान लीजिए, ये आपका भारत हो गया। अब इसमें ये हमने जब भारत बना लिया, अब इसके अंदर प्रदेश है तमाम, उसको हम अभी नहीं बना रहे हैं, फिलहाल हम इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हमने आपको बताया ऐसे अक्षांश और देशांतर गुजरे हुए हैं, तो कोई ना कोई अक्षांश यहां से गुजरा होगा, बिल्कुल उसी तरह से कोई ना कोई अक्षांश यहां से गुजरा होगा, तो ये अक्षांश गुजरे हुए होंगे। ऐसे ही आपको पता है कि भारत में, देखिए भारत के दक्षिण में, भारत के प्रायद्वीपीय भारत जहां खत्म होता है उसके दक्षिण में काफी दूरी हट करके देखिए 0 डिग्री है, वहां से ऊपर पोल की ओर 90 डिग्री की ओर ये देशांतर रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। तो देखिए कुछ देशांतर रेखाएं ऐसे, अब देखिए ये तो अक्षांश तो सीधे सीधे जा रहे हैं, इनको मान चलिए कि सीधे सीधे इधर से उधर जाएंगे, लेकिन देशांतर रेखाओं की स्थिति कैसी होगी, ये नीचे से ज्यादा चौड़ी और ऊपर से पतली होती जा रही होंगी, कुछ ऐसे, सही ऐसे, ठीक। और कोई ना कोई रेखा ऐसी गुजरी होगी, हाँ अभी 0 डिग्री नहीं, 0 डिग्री तो और भी नीचे होगी, तो ऐसे करके ये गुजर रही होंगी। चलिए छोड़िए ऐसे ही। उसके बाद यहां से भी कुछ ऐसे एक रेखा गुजर रही होगी। चलिए हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो भारत के जो ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, वो कैसे कैसे काटती हैं। सबसे पहले हम चलते अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक अक्षांश हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से से गुजरता है, वो कितना डिग्री है, देखिए मैंने बताया 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, या फिर 23.5 डिग्री, ऊपर 30 डिग्री, फिर 40, फिर 50, फिर 80, फिर ऐसे करके 90, 70, 80, 90, ऐसे करके ये ऊपर बनता चला जाता है। तो भारत 0 डिग्री से देखिए ऐसे ऐसे एंगल बनता चला आ रहा है, तो यहां तक आकर के कौन से एंगल पे हमारा अक्षांश गुजर रहा होगा, ये देखिए वाला अक्षांश जो है ये कौन सा गुजर रहा होगा, ये अक्षांश हमारा गुजर रहा होगा यहां से, वो है 30, देखिए 23.5 डिग्री था, ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट्स। यहां पर ये डिग्री और मिनट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर भी अगले क्लासेस में कहीं बता दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूं। देखिए हमारा जो अक्षांश और देशांतरों का मुख्य काम ये होता है कि किसी भी स्थिति, किसी भी जगह की स्थिति को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करना। जैसे मान लीजिए हमें कहना ये जगह, ये मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ यहां पे है, उसकी क्या क्या पिन पॉइंट उसका क्या है, तो कौन सा अक्षांश वहां गुजर रहा है और कौन सा देशांतर वहां गुजर रहा है, उन दोनों की स्थिति को अगर हम जान लें यहाँ पे। लेकिन अभी 1-1 डिग्री का जो अक्षांश देशांतर होता है, मैंने आपको बताया था कि 111 डिग्री के 111 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरता है। एक डिग्री यहां से गुजरी तो अगला जो है 111 डिग्री 111 किलोमीटर दूरी से, ये बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे स्थान होंगे, उनको हम कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मान लो, ये मान लीजिए आपका 25 डिग्री से गुजरा और ये 23 डिग्री से गुजरा, सपोज 24 डिग्री से गुजरा, 1 डिग्री का अंतर, ये बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो गई। अब आखिर हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसमें और कोई पॉइंट हो तो उसको हम किस डिग्री से दिखा दें। यहां पर कोई पॉइंट हो 25 डिग्री दिखा सकते हैं, यहां पर 24 डिग्री दिखा सकते हैं, यहां पे कैसे। इसलिए 1 डिग्री का जो होता है दूरी, 1 डिग्री की जो दूरी होती है जो कि 111 किलोमीटर होती है, उसको 60 हिस्सों में तोड़ देते हैं और उसको मिनट कहते हैं। 1 डिग्री को मिनटों में तोड़ा गया होता है ऐसे, यानी 1 डिग्री के अंदर, सॉरी यहां डिग्री का ये नहीं, हाँ 1 डिग्री जो होता है उसको 60 भागों में तोड़ा गया होता है, यानी 60 पार्ट्स उसके किए होते हैं, 60 पार्ट्स उसके किए होते हैं। तो उसको अब यानी कि 37 डिग्री पूरे और 6 डिग्री एक्स्ट्रा, तो 6 मिनट्स, तो इसको मिनट से शो करते हैं, आप ये समझ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। शॉर्ट में समझा दिया, फिर कभी इसको विस्तार पूर्वक भी समझाऊंगा, अभी इसको शॉर्ट में ही समझ लीजिए कि ऐसा ही है। अब आगे हम समझते हैं कि देखिए उत्तर में तो 37 डिग्री 6 मिनट्स है,
तो इसका जो दक्षिणतम विस्तार कहां पे है, देखिए दक्षिणतम विस्तार की बात अगर हम करते हैं तो हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। देखिए ये तो हमारा कन्याकुमारी है, ये प्रायद्वीप जो होता है, जो जमीन, ये जल है, जल में, सागर में जमीन का वो हिस्सा जो अंदर तक घुसा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला है तो इंडियन पेनिनसुला जो है इसका दक्षिणतम बिंदु जो है, ये मुख्य भूमि जो है इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत यहीं तक नहीं है, इधर तरफ भारत की का एक क्षेत्र है, उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, उसको बोलते हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये क्षेत्र एक अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, उसका जो दक्षिणतम बिंदु है ये वाला पॉइंट, इसको हम भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं और इसे प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। तो भारत के, देखिए यहां से भी एक रेखा गुजर रही होगी, सॉरी यहां से भी एक रेखा, अक्षांश रेखा इसके दक्षिणतम बिंदु से गुजर रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वो कितनी डिग्री पर होगी, 6 डिग्री 4 मिनट, और ये 8 डिग्री 45 मिनट्स। ये जो है, जो प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स और ये 6 डिग्री 4 मिनट्स, और कम होता चला जाएगा नीचे और 0 डिग्री तक चला जाएगा। ये तो कम हो रहा है, नीचे ऊपर बढ़ेगा तो 37.6 डिग्री, ये उत्तरतम और ये दक्षिणतम बिंदु से होने वाले अक्षांशों की स्थिति पता लग गई। अब ये देखिए यहां पर जो बिंदु है, इससे देशांतर गुजर रहा है, कौन सा देशांतर गुजरेगा, यहां से 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर गुजरेगा, और इधर ये जो पश्चिम वाला बिंदु है यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट का देशांतर गुजरेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि वहां पर कौन कौन सी जगहें हैं। सबसे ऊंचाई पर उत्तर की तरफ जो स्थित है उसको, उस जगह का नाम उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु तो आप जानिए कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा तो वो कार निकोबार यानी बड़ा निकोबार, यहां पे 2 हिस्से हैं, एक छोटा निकोबार और एक बड़ा निकोबार। छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार जो है, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार का सबसे, जो बड़ा निकोबार उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन, पिगमिलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, इसको तीनों नामों से जाना जाता है। अब अगर हम इधर गुजरात की तरफ वाला जो बिंदु है, पश्चिम, सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसको, ये कच्छ के रंग के आसपास, इसको बोलते हैं गौर माता, गौर माता या माथा, गौर माथा बोलते हैं। और इधर तरफ वाला जो है, ये जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसको बोलते हैं किबीथू, किबीथू। चलिए इनको आप याद कर लीजिएगा, डिग्रीज को याद कर लीजिएगा, कौन सी कितनी डिग्री पर है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए कितनी डिग्री के अंतर में ये है, यहां से यहां तक की डिग्री कितनी है, यहां से यहां तक की डिग्री कितनी है। तो जब हम 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये हो गया, इससे इसको घटा दें 68 डिग्री और 7 मिनट्स को, तो ये करीब करीब 29 डिग्री 18 मिनट्स के आसपास आ जाता है। ये जो अंतर इसका है, ठीक है, इसका अंतर, ये जो आपका अंतर है, ऐसा वाला अंतर, ठीक, ये इतना आ जाता है। और जब हम ये ऊपर से नीचे की स्थिति का जो अंतर अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, 37 डिग्री और 6 मिनट्स में से 8 डिग्री 45 मिनट्स को घटाएंगे तो ये 29 डिग्री 2 मिनट्स के आसपास ये आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक देखिए,
ये 29 डिग्री के आसपास, ये 29 डिग्री के आसपास, ये यूं और यूं, ये जो दूरियों का डिग्री में अंतर है ये इतना है। ये भी करीब करीब ओवरऑल अगर हम कहते हैं लगभग बराबर, तो 30 डिग्री के बराबर ये भी, और लगभग बराबर 30 डिग्री के बराबर ये भी, यानी करीब करीब 30-30 डिग्री का अंतर दोनों तरफ आता है। अब जरा दूरियों पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ये सब बता क्यों रहा हूं, वही बताता हूं कि डिग्री में अंतर इधर इतना आ रहा है 29, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, लेकिन दूरियों में अंतर देखते हैं। अगर हम यहां से यहां की दूरी को हम देखते हैं, पूरी ऊपर से नीचे तक की दूरी, ये यहां से यहां तक की, अगर आर पार दूरी ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो ये मालूम है कितनी होगी, ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर्स। लेकिन अगर यही दूरी इधर से इधर देखी जाए, यहां से लेकर के यहां तक की अगर दूरी देखी जाए ये, तो ये हो जाती है करीब कितनी, 2933 किलोमीटर्स। देखिए इसमें ये कम है और ये ज्यादा है, लगभग पास है, करीब 180 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन आसपास इसको घटा लेंगे जब हम, तो ये जो घटाने के बाद दूरी आएगी, ये जो है इसके बीच का अंतर वो जो है कमाएगा, ऐसे से कमाएगा और ऐसे से ज्यादा आएगा, लेकिन डिग्री का अंतर करीब करीब बराबर ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अगर हम 0 डिग्री पर देखें, 0 डिग्री वाली जो लाइन है हमारी इक्वेटर है, वहां पर जो अक्षांश के बीच की दूरी, यानी ये दूरी, और देशांतर के बीच की दूरी लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है। और होती कितनी है? 111 किलोमीटर के आसपास होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश दूरी, एक देशांतर दूसरे देशांतर की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास होती। कहां पर? वो होती है आपके 0 डिग्री इक्वेटर के पास। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अक्षांश तो बराबर दूरी ही काटते हुए निकलते हैं। देखिए ऐसे अक्षांश तो बराबर दूरी ही काटते हुए निकलेंगे, इनकी दूरियों में कोई कमी, कोई सिकोड़ नहीं होगा। जितनी इससे इसकी बीच की दूरी, उतनी इससे, उतनी इससे, उतनी इससे, उतनी इससे, हमेशा 111 समथिंग डिग्री को, ये किलोमीटर की दूरी को मेंटेन करते चलेंगे। लेकिन अक्षांशों की बात हम करते हैं अगर, तो देखिए यहां पे देशांतर की बात करें तो देखिएगा अब ये दूरी तो ज्यादा है, और कम और कम और कम और कम, बिल्कुल कम। ये देखिए इतनी ज्यादा दूरी, तो चूंकि भारत कर रेखा के पास स्थित है, तो यहां पर अक्षांशों के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर ही है, लेकिन देशांतर को कुछ सिकुड़ रहे हैं, इसलिए ये दूरी जो है डिग्री में तो बराबर होने के बावजूद भी ये दूरी लंबाई में कम है। अब आप समझ सकते हैं इसको। थोड़ा सा बातें अब भारत के बारे में हम और करेंगे, इसको अगर आप बिंदु को समझ गए हो तो। अब और कौन कौन सी बातें बताई जा सकती हैं इसमें? देखिए इसके चारों तरफ जो सागर है, ये दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी बंगाल के नाम पे पड़ी है, बांग्लादेश बंगाल के नाम पे बंगाल खाड़ी पड़ गई। और इधर तरफ अरब सागर, अरब सागर, यानी ये जो है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से भारतीय प्रायद्वीप घिरा हुआ है। और मैंने आपको बता दिया था ये जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा, जलीय सीमा, स्थल सीमा आपकी 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 6,100 किलोमीटर। ये आप लोग मोटे तौर पे याद कर लीजिए, और बारीक भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 2,100 किलोमीटर। ये पिछले क्लास में मैंने आपको पूरा किन किन राज्यों से ये लगती हैं सीमाएं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा हम इसके आसपास की और जगहें देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है? वर्मा है, आप जानते हैं वर्मा यहां पर है, ठीक। ये पाकिस्तान का एरिया है। यहां पर एक देश श्रीलंका है। तो अंडमान निकोबार और वर्मा के बीच में दूरी है ये, और इसी तरह से श्रीलंका और बीच की दूरी है ये।
तो ये जो बीच की दूरी है, इसको जो है, जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो स्थान है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट्स, पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। और उसी तरह से जो अभी अंडमान निकोबार है, यहां से ये ये म्यांमार से इसको ये अलग हो रहा है, म्यांमार से ये अलग हो रहा है। ये बीच की जो पास है म्यांमार और उसके बीच की जो पास है, यानी बीच का गैप जो है जलीय जलडमरू मध्य, इसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। ये कोको स्ट्रेट है। दो स्ट्रेट आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर अभी आपको इंडोनेशिया, जकार्ता, सुमात्रा, ये सब देश है, सुमात्रा है ये, और ये जावा है, तो और यहां पे इंडोनेशिया है, तो इनके बीच में भी जो दूरी है, तो जो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच का जो स्ट्रेट है, ये दोनों के बीच का स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रेट, ये भी जान लीजिएगा। तो ये अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच का स्टेट ग्रैंड स्टेट, अंडमान निकोबार और बर्मा के बीच का स्टेट जो है ये कोको स्टेट हो जाएगा, और भारत और हिंद महासागर के बीच का स्टेट पाक स्टेट कहलाएगा। अब इसके बाद हम कुछ बातें और करेंगे। ये देखिए, यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको हम लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप, इनको हम लक्षद्वीप कहेंगे। और उसके बाद मालदीव, एक मिनिकाय नाम की जगह होगी, मिनिकाय, और एक होगा मालदीव। देखिए, लक्षद्वीप के बाद मिनिकाय, मिनिकाय के बाद मालदीव। अब इनमें जो याद करने वाली चीज ये है, कुछ चीजें आप याद करिएगा। देखिए, यहां पर कौन कौन से अक्षांश गुजर रहे हैं, उनका भी बहुत महत्व है। यहां पर अगर आप यहां देखें तो मालदीव और मिनिकाय के बीच में से एक अक्षांश गुजर रहा होगा, और ऐसे ही लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में से निकल रहा होगा। दो चीजें आप इधर जान लीजिए। और यहां पर जो है ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान, देखिए, सॉरी, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार ये है, ग्रेट निकोबार, ये ऊपर लिटिल निकोबार है और नीचे ग्रेट निकोबार। ये अंडमान है, ये अंडमान है, और दक्षिण वाला हिस्सा निकोबार है। निकोबार जो है, नीचे वाला बड़ा निकोबार और थोड़ा ऊपर वाला जो होता है, इसको छोटा निकोबार बोलते हैं। और जो बड़े निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ऐसे ही आपका जो छोटा निकोबार है, उसका दक्षिणतम बिंदु उसका छोटा निकोबार का जो इधर वाला कोना है, उसको इंदिरा बाजार बोलते हैं। लेकिन चलिए छोड़िए, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु इंडिया पॉइंट है। अब जो ये बड़ा निकोबार और छोटा निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं, ये 10 डिग्री अक्षांश के सहारे अलग होते हैं। ये स्थिति आप जान लीजिएगा। और जो मालदीव, जो लक्षद्वीप और मिनिकाय है, लक्षद्वीप और मिनिकाय, ये 9 डिग्री से, और मिनिकाय मालदीव 8 डिग्री से अलग होते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि लक्षद्वीप, मिनिकाय जो है ये 9 डिग्री से, और मिनिकाय मालदीव 8 डिग्री से एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इन सब चीजों को आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे ये चीजें हैं। तो बेसिकली ये सब बातें थी। अब जो कुछ बचा होगा उसको हम अब अगले टॉपिक में, यानी कि आपके स्थिति और विस्तार का एक अगला टॉपिक होगा, उसमें हम थोड़ा इसको कवर करेंगे। तो एक टॉपिक में जो भी चीजें मैंने आपको बताई, वो इसकी ऊपर नीचे की स्थिति क्या है, इसके आसपास कौन से सागर है, कौन कौन से जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट है जिससे होकर के गुजरता है, इसका स्थलीय सीमा और जलीय सीमा क्या है,
इन सब चीजों के बारे में बता दिया। अब हम जो भी पॉइंट इसके स्थिति और विस्तार के होंगे उसको एक क्लास छोटी सी और आगे बनाकर उसको पूरा कर देंगे और फिर हम आगे क्लासेस को बढ़ाते रहेंगे। आप यदि मैप के सहारे इन सब क्लासेस को पढ़ते रहेंगे तो मुझे बिल्कुल ये विश्वास है कि आपको बहुत ज्यादा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का जो मैंने देखिए ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है, जो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, इसमें जो है मैंने क्लासेस अभी डाली हैं, लेकिन राज्यवार क्लासेस भी, जैसे कुछ महत्वपूर्ण राज्य जिनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हर राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 7 सिस्टर्स हो गई, इधर तमिलनाडु और केरल को एक साथ ले लिया, इधर मैंने मान लिया मध्य प्रदेश पूरा एक है उसको अलग से ले लिया, राजस्थान को ले लिया और गुजरात को ले लिया। ऐसे करके मैं इन क्षेत्रों को अलग अलग लेकर के उनकी एक वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट बना के, राज्यों की प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, ताकि आप उनको भी पढ़ते रहें और उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके जैसे मान लीजिए हमने जम्मू कश्मीर बताया, उसमें उसके दर्रे, नदियां, उसके पहाड़, उसकी चोटियां, उसकी घाटियां, ये सब मैंने उसमें पूरा विस्तार पूर्वक बता रखा है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। ऐसे जब उत्तर प्रदेश बताऊंगा, उसकी नदियां, उसका आबोहवा तंत्र, उसमें कहां कहां मैदानी भाग हैं, कहां कहां जो है, कहां से पहाड़ी एरिया शुरू हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश कहां उत्तराखंड से मिल रहा है, कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल और बिहार को साथ जब कवर करूंगा तो बताऊंगा कौन कौन सी नदियां कहां से गुजरती है, कौन सी नेपाल से आती है, कौन सी उत्तर प्रदेश से गंगा नदी और कौन कौन सी नदियां निकल रही है, कौन से दक्षिण भारत की तरफ, इधर से दक्षिण तरफ से कौन नदियां आ रही हैं, उसके बाद कौन सा राज्य है, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में क्या क्या चीजें हैं, कौन जैसे गया है और कटिहार, ये सब दुनिया भर की जगह है जो है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया करूंगा। तो आपको मैं एक अलग प्लेलिस्ट दूंगा जो मैं प्रदेशों के बारे में अलग से बताया करूंगा और उनकी झीलें और इत्यादि ये सब चीजें, और एक सीधा भारत के ऊपर स्टडी करके हम सीधा एक अलग ज्योग्राफी में चलते रहेंगे लेसन वाइज। तो इस तरह से आपको गहराई से, अंदर से और बाहरी पूरे भारत को पढ़ते हुए एक अच्छा आइडिया डेवलप होगा। और मैं मानता हूं कि अगर आप मेरी क्लासेस को लगातार देखते रहेंगे तो आपको ज्योग्राफी इतनी आसान हो जाएगी कि आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। बशर्ते आप थोड़ा सा एक काम करिएगा कि मैप्स को खुद बनाना और क्लास को पढ़ने होने के बाद उसको खुद से पढ़ना और रटना, उसको एनालाइज करना, ये आप काम कर लेंगे तो आपको ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी क्लासेस से थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे क्लासेस में भी कंटिन्यू रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।